हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी। सुनिए। नई कहानी। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। नफरत की आग में मैंने अपनी बेटी की शादी एक शराबी से करवा दी। शादी के बाद जब मेरी बेटी मुझे मिलने आई तो बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में रख कर गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार होता। जब वो मुझसे मिलने मेरे घर आती, इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं, ये जानने के लिए एक बार बिना बताए मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंची तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरा नाम सुमन है। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी। मैं अनीश से बहुत प्यार करती थी और अनीश भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही अनीश के दूर के रिश्तेदार हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि अनीश के माँ पापा उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। मेरा परिवार भी हमारी शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी अनीश से हो गई। अनीश एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनको कंपनी की तरफ से एक घर भी मिला हुआ था और यह घर काफी अच्छा था। शादी के 1 साल बाद मैंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। मेरा जीवन अनीश और गुड़िया के साथ बहुत अच्छा बीत रहा था। गुड़िया के आने के बाद मेरी सारी खुशियां मुझे मिल गई थी, लेकिन अनीश चाहते थे कि गुड़िया से राखी बंधवाने वाला एक भाई भी उसके पास हो। अनीश अपनी जिंदगी में अकेले ही थे। उनका ना कोई भाई था और ना कोई बहन, इसलिए वह चाहते थे कि गुड़िया अकेली ना रहे। ठीक 2 साल बाद मैंने फिर से खुशखबर सुनाई, पर इस बार प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में मेरी तबीयत खराब रहने पर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। मेरे ससुराल में अनीश अकेले ही थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी छोटी बहन नीतू को मेरे पास भेज दिया था। नीतू के आने से मुझे बहुत ही आराम मिल चुका था। वह घर के साथ साथ गुड़िया को भी संभाल लेती थी और अनीश से तो नीतू की बहुत ज्यादा बनती थी। आखिर इकलौती शाली जो थी। नीतू के आने के बाद मैं अनीश और नीतू रात रात भर जागकर बिल्कुल वैसे ही हंसी मजाक किया करते थे जैसे शादी से पहले मैं और नीतू अपने घर किया करते थे। नीतू कहने को तो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसमें मेरी जान बसती थी और वह भी कहाँ कम थी। मेरी एक आवाज पर वह अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास आ गई थी। कुछ ही समय में मैंने फिर एक बेटी को जन्म दिया। मेरी दूसरी बेटी के आने के बाद भी नीतू हमारे साथ ही रही थी, क्योंकि गुड़िया को अब उसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ गुड़िया को ही नहीं बल्कि अनीश और नीतू को एक दूसरे की आदत हो गई थी। तभी तो यहाँ से जाने के बाद नीतू ने भी वही कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ अनीश काम करते थे। उनका हंसी मजाक कब प्यार में बदल गया था, ये तो सिर्फ वही जानते थे। मैं अपनी बेटियों का वास्ता देकर रोती रही, लेकिन दोनों अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। मेरे माँ पापा ने नीतू और अनीश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने शायद अपनी हदें पहले ही पार कर दी थी, जिस वजह से वह अब किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लाख समझाने के बाद भी अनीश ने नीतू से शादी कर ली और उसे मेरी सौतन बनाकर घर ले आए। मैंने दिल पर पत्थर रखकर मेरी बहन, जो कभी मेरी जान हुआ करती थी और आज सौतन बनकर मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी, उसका स्वागत किया। नीतू के आने के बाद मेरी जिंदगी बस चल रही थी, लेकिन कैसे चल रही थी ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम सी बेटियों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़ रहती थी। हमारा घर बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। नीतू ने आते ही सबसे पहले तो मेरा और अनीश का कमरा मुझसे छीन लिया, जहां इतने सालों की मेरी और अनीश की यादें जुड़ी हुई थी। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर के एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई और ज्यादातर अपनी बेटियों के साथ अपने कमरे में ही बंद रहती थी। शादी होने के अगले हफ्ते ही अनीश और नीतू हनीमून मनाने चले गए और पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बेटियां। दोनों 15 दिनों के बाद हनीमून से लौटे थे।
और यह 15 दिन मैंने किन तकलीफ़ों में गुजारे थे, ये बस मैं ही जानती थी। मेरी छोटी सी बेटियों को संभालने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि यही महीना मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ से भरा महीना था, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि मेरी असल तकलीफें तो अब शुरू हुई थी। नीतू से शादी के बाद अनीश को मेरी और मेरी बेटियों की ज़रूरतों का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रहा था। अब उसे कुछ दिखता था तो बस नीतू और नीतू की ज़रूरतें। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ मंगवातूं तो अनीश हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर नीतू किसी चीज़ के लिए कह देती तो वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती थी। नीतू खूबसूरत तो थी ही, लेकिन बात करने में भी तेज थी। अब तो उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे भरने लगते थे। जी तो चाहता था कि अपने ही हाथों से अपनी ही बहन का गला घोंट दूं, जिसने मेरे और मेरी बेटियों के हक पर डाका डाला था। अनीश पूरा पूरा दिन नीतू के साथ ही रहते थे, लेकिन मुझे और मेरी बच्चियों को देखते भी नहीं थे। नीतू घर का कोई काम नहीं करती क्योंकि वह तो अनीश के साथ सुबह ही ऑफिस चली जाती और अनीश के साथ ही वापस आती थी। इसलिए अनीश ने उसे कह रखा था कि तुम घर का कोई भी काम मत करना वरना थक जाओगी। इससे उल्टा अनीश ने घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। मैं तो ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए तो जीना ही था, इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। अनीश और नीतू जब भी फ्री बैठते तो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, साथ बैठकर खाना खाते। लेकिन मैं और मेरी बेटियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे, क्योंकि अनीश का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा अपनी बेटियों पर भी निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष। लेकिन मैं खुद इतनी मजबूर थी कि मैं पूरा दिन घर के काम करती, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती, सबके कपड़े धोना, घर की सफाई, ऊपर से अपनी छोटी सी बेटियों को संभालना, और इसके साथ साथ चुपचाप अनीश और नीतू की इश्कबाजियां देखनी पड़ रही थी। वह अलग सब कुछ देखते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर पूरा दिन घर के काम करती रहती थी। अगर अनीश नीतू को दूसरे घर में रखते तो शायद मुझे इतना दुख ना भी होता, लेकिन उन्होंने तो नीतू को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि नीतू पेट से है तो अनीश इतना खुश हो रहे थे जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हो। लेकिन इस खबर से मुझे थोड़ी राहत भी हुई, क्योंकि अनीश ने नीतू के लिए दूसरा घर ले लिया था और फिर अनीश और नीतू अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन नीतू का घर से जाना तो मेरे लिए और भी मुसीबत बन गया था, क्योंकि नीतू होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अनीश को इस घर की कोई परवाह ही नहीं थी। घर में खाने पीने के लाले पने लगे तो मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जब भी अनीश को फ़ोन करके घर के लिए कुछ सामान मंगवा दे तो वो एक हफ्ता लगा देते थे लाने में, इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठान ली और ट्यूशन से जो भी पैसा आता वो घर में खर्च करती थी। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि जिस कंपनी में अनीश और नीतू काम कर रहे थे वह कर्ज में डूब गई और बंद हो गई। उसी समय नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों की नौकरी जा चुकी थी और खर्च बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अनीश ने नीतू के लिए जो किराए पर मकान लिया था उसे छोड़कर वह दोनों वापस पुराने घर में यानी हमारे साथ रहने लगे। अनीश ने दूसरी नौकरी तो ढूंढ ली थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। उसकी पूरी सैलरी नीतू और उसकी बेटी प्रिया पर ही खर्च हो जाती थी। नीतू के कमरे में दूध के डिब्बे, फ्रूट और जरूरत का हर सामान मौजूद था, जबकि मेरी बेटियों के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अनीश की सैलरी तो नीतू और प्रिया पर ही खर्च हो जाती थी। मेरी और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। अनीश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे, लेकिन वह भी नीतू से देखा ना गया। नीतू शुरू शुरू में तो अपनी बेटी में ही मगन रहती थी,
लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई, तो एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने जब नीतू से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहने लगी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो फिजूल खर्च कर सके। बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फालतू के खर्चे बढ़ा रहे हैं। उसका साफ इशारा मेरी बेटियों की तरफ था। जब नीतू किचन को ताला लगा रही थी, तब अनीश सामने बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला और कहने लगे कि हाँ नीतू ठीक ही तो कह रही है, अब आमदनी कम है तो सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपनी बेटियों का खर्च करती हूँ, लेकिन फिजूल खर्च तो नीतू करती है। ना जाने कितने फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इससे मेरी बुजदिली का हो या मेरी गलती कि मैं अपने पति से डरती थी, इसलिए यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। देखते ही देखते दिन बीतते गए और मेरी तकलीफें और बढ़ती गई। हद तो तब हुई जब नीतू ने मेरी बेटियों को प्राइवेट स्कूल से हटवा कर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी प्रिया का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। इस पर भी अनीश नीतू के तरफ ही रहे और कहने लगे कि प्रिया पढ़ाई में कच्ची है, अगर उसे सरकारी स्कूल में डाला तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। कोई भी त्योहार आता तो प्रिया के लिए नया ड्रेस, मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था, लेकिन मेरी बेटियों के लिए मेरी साड़ियों से जोड़ तोड़कर मैं खुद ही कपड़े बनाती थी। ये देखकर मेरी बेटियां कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी प्रिया और उसकी माँ तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तब मैं डांट कर अपनी बेटियों को चुप करा देती थी, क्योंकि उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। अपनी बेटियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन के साथ साथ मैं घर बैठे सिलाई का काम भी करने लगी थी, ताकि जो ऑर्डर आते उनके बचे हुए कपड़ों में से मैं अपनी बेटियों के कपड़े बना लिया करती थी। इस तरह मैं पूरी कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने बाप का ऐसा बर्ताव देखकर वह दोनों अनीश से नफरत करने लगी थी। एक दिन फिर खबर मिली कि नीतू फिर से पेट से है। तब अनीश फिर से बहुत खुश हुए थे और इस बार भी नीतू के लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वह पहले की तरह ही नीतू का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अनीश और नीतू मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, तब रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। अनीश और नीतू की मौके पर ही मौत हो गई और नीतू का बच्चा भी पेट में ही खत्म हो चुका था। मैं उस वक्त घर में सबके लिए खाना बना रही थी, तब बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। बाहर जाकर देखा तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की लाश मेरे सामने पड़ी थी। वैसे तो पिछले कुछ सालों से जो जिंदगी मैं जी रही थी, इस हादसे से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि नीतू के आने के बाद अनीश तो मुझसे और मेरी बेटियों से दूर ही हो चुके थे। हर वक्त नीतू के आगे पीछे ही घूमते रहते, उसके सारे नखरे झेलते और मुझे और मेरी बेटियों को तो हमेशा इग्नोर ही करते रहे थे। लेकिन फिर भी वह दोनों ही मेरे लिए कभी मेरी जान हुआ करते थे। मैंने अपने पति और बहन, जो अब मेरी सौतन थी, दोनों को ही खो दिया था। इस हादसे से मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैं जब दोनों से मिले धोखे के बारे में सोचती, तब उनके जाने का ज़्यादा दुख नहीं होता था, क्योंकि उनके मेरे और मेरी बेटियों के लिए बर्ताव ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। लेकिन हाँ, जब भी मैं प्रिया को देखती तो थोड़ा दुख होता कि बिन माँ की बच्ची अकेली रह गई थी, लेकिन फिर सोचती कि आखिर सब कुछ इसकी माँ की वजह से ही तो हुआ था। अब एक बात का सुकून मिल गया था कि अब पूरा घर मेरा था और मैं इस घर की मालकिन थी, क्योंकि नीतू के आने के बाद तो मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने घर का हुलिया थोड़ा सा बदल दिया। घर के एक छोटे से हिस्से में मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला
और दूसरे हिस्से में लड़कियों से फीस लेकर मैंने उनको सिलाई सिखाना शुरू किया। भगवान की कृपा हुई और मेरे दोनों ही काम खूब सफल हुए, घर में पैसे आने लगे। तो मैंने अपनी बेटियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया और प्रिया का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही रहने दिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल और उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बेटियों के बराबर ही करती थी। ना उनसे कम ना उनसे ज्यादा, लेकिन फिर भी पुरानी जिंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं प्रिया से अभी भी नफरत करती थी। मैं घर के सारे काम उससे कराती और कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन प्रिया बहुत ज्यादा शांत हो गई थी। वो हर वक्त उदास रहती और हर वक्त मम्मी मम्मी कहते मेरे पीछे घूमती रहती थी। धीरे धीरे तीनों बच्चियां बड़ी होने लगी, लेकिन प्रिया दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल नीतू की तरह। इसीलिए जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए उनको प्रिया ही पसंद आ जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हुआ यूं था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी और दरवाजा प्रिया ने खोला था। उसके बाद फिर प्रिया उन औरतों के सामने नहीं आई और सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रहे थे। मैं तो चाहती थी कि यह रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आया था। अगर यह रिश्ता हो जाता तो मेरी बेटी अय्याशी करती। वहाँ चाय नाश्ते के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जिस लड़की ने दरवाजा खोला था, क्या वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं प्रिया ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, इसलिए मैंने उनसे कहा, हाँ है तो मेरी ही बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है क्या? तब वह बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। असल में बात यह है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए। अपने बेटे के लिए उन औरतों की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया और गुस्से के मारे में अंदर ही अंदर खोलने लगी थी, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोच कर बताएंगे। उसके बाद वो औरतें चली गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन औरतों का मुंह नोच लूं या फिर प्रिया का गला घोंट दूं। उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। जी तो कर रहा था कि आज प्रिया को मार मार कर उसका चेहरा इतना लाल कर दूं ताकि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन अब तो मैं वह भी नहीं कर सकती थी। बचपन की बात और थी, लेकिन प्रिया अब बड़ी हो चुकी थी। अब अगर मैं उस पर हाथ उठाती और बदले में वह मुझ पर हाथ उठा देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। यही सोचकर मैं मजबूर हो जाती थी। हालांकि वह अभी भी मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। शाम तक मेरा दिमाग शांत हो चुका था और तब मैंने उन औरतों को फोन किया और माफी मांगते हुए कहा कि माफ करना, हमारे रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम प्रिया का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए प्रिया का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहे तो मेरी 2 और बेटियों में से किसी का भी रिश्ता तय कर सकती हैं अपने बेटे के साथ। मेरी बात सुनकर लड़के की मां ने कहा, माफ करना बहन जी, हमें तो प्रिया ही पसंद आई थी। अगर आप प्रिया का रिश्ता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं कोई और लड़की देख लेंगे। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी और गुस्से से मैंने फोन रख दिया। मुझे प्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले उसकी मां ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब यह मेरी बेटियों का हक छीन रही थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक प्रिया को लेने नहीं दूंगी। जो मेरी बेटी का है वो मेरी बेटियों को ही मिलेगा। मन ही मन में ऐसा कुछ सोचते हुए मैंने फैसला किया कि अब सबसे पहले मैं प्रिया की ही शादी कर दूंगी। मेरी बेटियों की खुशियों के रास्ते में कांटा बनी इस प्रिया को निकालना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक प्रिया की शादी नहीं होती तब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने अब प्रिया के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे, लेकिन प्रिया के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे। पर मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी और बरसों से मेरे दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी मां का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं आने वाले हर अच्छे रिश्ते को मना कर देती थी, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर आता था। मैं तो प्रिया की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जहां उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता
रिश्ता मुझे नहीं मिला था। फिर एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तब मैं एक रद्दी वाले की साइकिल से टकरा गई तो वह रद्दी वाला जल्दी से साइकिल से नीचे उतरा और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो उनसे बचने के लिए मैं तेजी से भाग रहा था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। मैंने हैरत से उस रद्दीवा को देखा तो वह अच्छी कद काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने उसे पूछा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो वह कहने लगा, मैडम जी, मैं जवे में अपना सब कुछ हार गया हूँ और कुछ उधार भी बाकी रह गया है, बस वही उधार वसूलने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि इससे अच्छा रिश्ता तो प्रिया के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं उस रद्दी वाले को थोड़ा साइड में ले गई और उससे पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो मेरी बात सुनकर वह शर्मा गया और हाँ में सर हिला दिया। मैं तुरंत ही उसे अपने साथ घर ले आए और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर प्रिया के साथ उसके फेरे करवा दिए। प्रिया रोते रोते बार बार मेरी ओर देखे जा रही थी, जैसे वह मुझसे रहम की भीख मांग रही हो, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया की शादी होते ही मैंने उसी वक्त उसे घर के कपटों में ही विदा कर दिया और वह रोती हुई घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने उनसे कहा, अगर प्रिया की शादी नहीं करती तो तुम दोनों में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई थी। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी, इसलिए मैं उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी थी। प्रिया को रास्ते से हटा दिया था, इसलिए मेरी बड़ी बेटी की शादी अब बहुत ही आसानी से हो गई। अब बारी मेरी छोटी बेटी की थी, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। प्रिया की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में प्रिया एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन भी होने लगी थी कि पता नहीं प्रिया कैसी होगी और वो